नवोदय संगम नमामि। अभी सुधीर राज सिंह सर ने बहुत ही पते की बात की है आज, उसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अभी हम लोग पिछले 10 तारीख से तो 22-23 तारीख तक इंग्लैंड गए थे। करीब इंडिया से 70 लोग हम लोग गए थे और सारी दुनिया से करीब करीब 100 लोग आए थे बाहर से, और इंग्लैंड के ऐसे कुछ 50 लोग। 150 लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस थी, आयोजित हुई थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर में। तो आप जानते हैं कि पिछले 20 तारीख को ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी इस ट्रस्ट, उन्होंने रिजाइन किया, और अभी सुनक को जो इंडियन ओरिजिन से कहे जाते हैं, वैसे तो वो केनिया वगैरह पाकिस्तान बहुत सारे देशों से ओरिजिन है उनका, वो प्राइम मिनिस्टर बने। वहां पर जाकर तो हमने करीब 13 तारीख से तो 17 तारीख तक हमारी 4 या 5 दिन तक कॉन्फ्रेंस चली। और उसके बाद वॉल्वरटम बुद्ध विहार है जो नॉर्थ इंग्लैंड में है, तो बहुत ही बढ़िया बुद्ध विहार है, और बाबा साहब की निजी चीजें भी वहां पर रखी हुई है, और बहुत बढ़िया ये मेमोरियल है। वहां पर हमारी बात हो गई, इसी बात के ऊपर हमने बात रखी कि क्यों हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, क्यों हमको अलग होना पड़ता है, क्यों हमारे एक अकेले इंसान को कसूर नहीं होते हुए भी रिजाइन करना पड़ता है। उस वक्त की बात करंट में थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के और बाबा साहब के लंदन का जो मेमोरियल है वहां पर की तो 3-4 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी, उससे यही बात इस बात का जिक्र सुधीर सिंह सर ने कहा। वहां पर खासकर बात ये हुई कि अब बुद्धिज्म ही इनका टारगेट क्यों है। तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि वर्ल्ड का ऐसा एक सर्वे आया है अभी, उसमें एक आइंस्टाइन का एक विधान है, आइंस्टाइन का कोटेशन है। उस कोटेशन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक जिनको माना जाता है, जिन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया, जिसके ऊपर आधुनिक विश्व का बहुत सारा फिजिक्स का साइंस निर्भर करता है, और जिसके ऊपर जो दोनों वर्ल्ड वार हुए, दोनों वर्ल्ड वार का क्या परिणाम हुआ, ये भी उसमें बात बताई गई है। तो उसी अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन है जो दुनिया में अभी बहुत फैल रहा है। इंडिया की मीडिया उसको तवज्जो नहीं दे रही है, अलग बात है। तो वो कोटेशन उनका ऐसा है कि द ओनली रिलीजन दैट विल कोप अप विथ ऑल साइंटिफिक नीड्स ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड, दैट इज बुद्धिज्म। आइंस्टाइन लिखते हैं, कहते हैं कि इस आने वाले कॉस्मिक वर्ल्ड में, जो आधुनिक जो दुनिया जो है आ रही है, ये जो 6G 7G इसके बाद जब आ जाएगा तो पूरा जो नेटवर्क की थियरी है वो बहुत ही ऐसी लगेगी कि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, सेंसर टेक्नोलॉजी से सारा कुछ चलेगा। तो इसका भविष्य देखकर आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा रिलीजन या धर्म रहेगा, वो बुद्ध का धर्म रहेगा, क्योंकि बुद्ध का धर्म विज्ञान के बराबर चलता है। और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि मॉडर्न साइंस इक्वलिंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान बुद्ध धर्म का प्रतिध्वनि है। तो ये बातें सारे दुनिया में हो रही है। तो दुनिया में बुद्धिज्म की थ्योरी को, बुद्धिज्म की फिलॉसफी को बहुत ही ज्यादा तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है। यही बात जो है भारत के लिए खतरनाक है। जो लोग अभी सत्ता में बने हुए हैं का सारा कुछ जो काउंटर रेवोल्यूशन प्ले करना चाहते हैं, प्रतिक्रांतियों का, जो कि बाबा साहब ने उसको क्रांति में परिवर्तित किया था, एक तो संविधान और दूसरा बुद्ध धर्म के माध्यम, तो उसका उलटफेर करना चाहते हैं। लेकिन उनको उस उलटफेर करने के लिए संख्या ज्यादा चाहिए होती है। 51% जब मैंडेट आता है तभी डेमोक्रेसी में सब कुछ चलता है। तो बात ऐसी हो रही कि भारत के पिछले 10-15 साल से SC ST OBC जो खासकर मूल संघी समाज है, उसकी जागृति की लेवल बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके पिछवाड़े पे बहुत मार पड़ रही है। उनके नाम पे अभी तक यूज किया जाता था, और धर्म के नाम से यूटिलाइज करके उनका आर्थिक, राजनीतिक और
शैक्षणिक और कल्चरल भी शोषण किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। ये बात जो मूल मूल समन संघी है, SC ST लोग है, इनके काफी ध्यान में आ रही है, इसीलिए उनकी जागृति की लेवल अभी बनी हुई है। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है कि जागरूक होने के बावजूद उनकी इकट्ठा एक जगह नहीं है, इसीलिए उनकी ताकत कम पड़ रही है। और वो जो इकट्ठा आते तो है, लेकिन कुछ छोटे छोटे नंबर में इकट्ठा आते हैं, और इकट्ठा आने के बाद वो दुश्मन के साथ या प्रतिक्रांति वालों के साथ लड़ना चाहिए, इसके बजाय वो अपने अपने बीच के संगठनों में भी उनकी झगड़े वगैरह चलते रहते हैं। तो ये बात देखकर प्रतिक्रांतिवादियों ने अपनी अपनी चालें बदलना शुरू कर दिया। उस चाल का एक जो पड़ाव है, वो पड़ाव है कि बुद्धिज्म को अब रोका जाए, क्योंकि अगर बुद्धिज्म को इस वक्त अगर नहीं रोक दिया जाए तो वो ब्लास्ट कर सकता है, हो सकता है, जैसा कि वह वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि बुद्धिज्म आने वाले 30-40 साल में दुनिया का एकमात्र रिलीजन बनेगा, या फिर 60-70% लोग बुद्ध की शिक्षा को अपना लेंगे। क्योंकि विज्ञान क्या करता है कि जो सच्चाई है उसको उजागर करता है, और धर्म का उसके साथ टकराव होता है। भी बातें धर्म की विज्ञान के साथ टकराती है, वो टिकती नहीं है, वो धर्म की बातें खोखली सिद्ध हो जाती है और लोग उसको न्याय कर देते हैं। यही बात हो रही क्रिश्चियनिटी के साथ, यही बात हो रही मुस्लिम रिलीजन के साथ, यही बात हो रही अन्य रिलीजन के साथ, और यही बात हो रही हिंदू के साथ। लेकिन बुद्धिज्म, जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि मॉडर्न साइंस इक्वलिंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान जो है बुद्ध धर्म का प्रतिध्वनि है, क्योंकि उसकी अनिच्छा अनंतता जो थ्योरी है, ये आधुनिक विज्ञान का बेस है, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। तो ये अड़चन हो गई है इन लोगों को, जिनको काउंटर रेवोल्यूशन प्ले करना है और सक्सेस करना है। इसीलिए उन्होंने एक एक धड़ को पकड़ लेते हो, एकदम से वो वार नहीं करते। वो तो एक को खींच लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको मारेंगे, उसके ऊपर अन्याय करेंगे। वो ये देखते हैं कि पानी में कंकड़ डाल के कितनी लहर उठती है। तो जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं आते, ऐसे ही वो पानी में कंकड़ मारते जाएंगे, और एक एक को खत्म करने के बाद वो अपना जो शिकंजा है, हमारे SC ST और OBC जो मूलतः जन्मजात संबंध संघी है, इनके ऊपर वो ला देंगे, इनके खिलाफ उसका इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन क्या हम उनकी चालों को पहचानते हैं? जैसा कि सुधीर राज सिंह सर ने कहा कि हम लोगों की एक क्या बुराई है, बुराई को सब वीक पॉइंट है कि हम लोग अकेले खड़े होकर समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं सोचते जो कि बुद्ध ने सोचा, जो कि सम्राट अशोक ने इंप्लीमेंट किया, जो ज्योतिबा फुले करना चाहते थे, और जिस चीज को बाबा साहब ने खुद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने संघ बनाया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। वरना बाबा साहब की क्वालिटी थी, इतना उनका कैलिबर था कि उनको तो कांग्रेस का न्योता भी आया था। और बाबा साहब एक बार लिखते भी है, एक बार कहते भी है संसद में कि अगर मैं कांग्रेस में चला जाता तो हो सकता मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, लेकिन उधर जाकर मेरा जो हेतु है वो सिद्ध नहीं होता, हो सकता वो भी लाचार प्राइम मिनिस्टर हो सकते। इसीलिए बाबा साहब ने अपना खुद का रास्ता चुना, और SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है उनके हकों की बात सारी जिंदगी भर की, और उसको ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डालकर कानूनन उसको जामा पहना दिया। अब बाबा साहब की ये बात आड़े क्यों आती है काउंटर रिवोल्यूशन वालों के लिए? और बुद्धिज्म का उन्होंने जब प्रचार प्रसार किया और बुद्धिज्म की बात की, और सारी दुनिया को कह दिया कि बुद्धिज्म के सिवा दुनिया को कोई चारा नहीं है। इस दुनिया में अगर पीस मेंटेन करना है, इस दुनिया में अगर ह्यूमैनिटी मेंटेन करनी है, इस दुनिया में फ्रेटर्निटी बंधुत्व अगर बरकरार रखना है, तो इस दुनिया को बुद्ध का रास्ता अपनाना होगा। ये बात उजागर होने के बाद दुनिया तो मानती है, सच को सच मानने वाले लोग वहां पर है। अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात देखो, वहां पर किसी दूसरे देश से आया हुआ इंसान प्राइम मिनिस्टर करके चलता है, और वो भी एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इतना कहती है कि मैं अर्थव्यवस्था को 1-2 महीने में दुरुस्त करा दूंगी, और ऐसे ऐसे करा दूंगी, इन लोगों को कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन दूंगी, और उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है ठीक ढंग से रास्ते पर आएगी। उस प्राइम मिनिस्टर की बात 1.5 महीने में खरी नहीं उतरी,
तो वहां पर डेमोक्रेसी की जड़ें इतनी अंदर तक जा चुकी है कि उस प्राइम मिनिस्टर को 1 डेढ़ महीने में ही अपनी बात सिद्ध नहीं होने की वजह से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि डेमोक्रेसी की रूट्स वहां पर डीप डाउन अंदर तक जा चुकी है। इसीलिए वहां पर मोरालिटी भी है, और अगर मोरालिटी नहीं भी रहती है, वहां की जनता इतनी जागरूक है कि वो सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए सरकार को मजबूर करती है, और मजबूरी से किसी प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। ऐसा अमेरिकन डेमोक्रेसी में या इंग्लैंड की डेमोक्रेसी में या दुनिया की काफी जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, इसमें ये बात हरदम होती रहती है। ये बात इंडिया के डेमोक्रेसी में क्यों नहीं होती है, ये इसका कारण बाबा साहब ने खुद कहा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी का पैटर्न बहुत जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसके लिए जिसको डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा जरूरत है वो वंचित समाज, जो कि SC ST OBC जो मूलतः समनसंगी समाज है। ये समाज अपने आप को खुद जागरूक नहीं करता, और जागरूक करने के बाद अपने आप को इकट्ठा नहीं करता, तब तक इसको डेमोक्रेसी के कोई भी फल नहीं मिलने वाले। ये बाबा साहब ने हमको अलर्ट किया था, और बाबा साहब ने अलर्ट करने के बावजूद भी पिछले 70 साल से इन बातों पर, बाबा साहब की बातों पर हमने कुछ गौर नहीं किया। वही फार्मूला जो काउंटर रेवोल्यूशन वाले करते हैं, किसी एक को नेता बनाते हैं, उसको नचाते हैं, उसको ये साइन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और उसके अपने हिसाब से उसको घुमा फिरा कर अपना ही विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही होता है, और हम लोग वही पैटर्न अपनाना चाहते हैं। SC ST OBC की जितनी भी संगठनाएं हैं, वही पैटर्न जो नेता वाला पैटर्न है, जो एक इंसान को मुखिया बना दो, वो फिर चलाएगा, और फिर हम उसके फॉलोअर बनेंगे। डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने जो कहा है, तो वो क्या कहते हैं कि द इसेंस और द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी इज द डॉक्ट्रिन ऑफ वन मैन वन वैल्यू। बाबा साहब कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सार क्या है, तो इस देश के या इस दुनिया के हर इंसान को एक मूल्य और एक मत होना चाहिए। मतलब उसको आइडेंटिटी होनी चाहिए सबसे आखिरी इंसान को। हम लोग करते हैं कि एक इंसान को सारा कुछ अधिकार दे देते हैं और उसके पीछे घूम जाते हैं। वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, वो परिपूर्ण नहीं होता और सब समाज को खड्डे में डाल देता है। यही पॉलिसी हम लोग पिछले 70 साल से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि इफ डेमोक्रेसी इज टू लिव अप टू इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ वन मैन वन वैल्यू, अगर लोकतंत्र को एक इंसान को एक मूल्य देने के तत्व के आधार पर अगर देश को इस प्रिंसिपल पे अगर चलाना है, तो कहते हैं कि टाइम हैज कम टू टेक अ बोल्ड स्टेप टू डिफाइन both the economic structure as well as the political structure of the society by the law of the constitution। तो इसके लिए क्या करना होगा, बाबा साहब कहते हैं कि वक्त आ चुका है कि आपके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में संविधान के माध्यम से बदलाव आए। इसके लिए इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉ ऑफ द लैंड है, तो ये लॉ ऑफ द लैंड है, रूल ऑफ लॉ है। इसके ऊपर से अगर इस देश का सारा कुछ तंत्र चलेगा तो ही इस देश अच्छी डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट करके आगे आएगा, ऐसा बाबा साहब का कहना है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए करना क्या होगा, तो वो कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जो है, ये 3 तत्व है। ये 3 तत्व अगर इंप्लीमेंट करते हैं, इसका मतलब है आखिरी इंसान को वन मैन वन वैल्यू अगर मुल्क देना चाहते हो तो डेमोक्रेसी को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी के बीच के जो भी कोई हर्डल्स है, जो भी कोई रुकावट है, उन रुकावटों को आपको खत्म करना होगा। तो रुकावटें क्या है, तो इंसान में द्वेष की भावना है। द्वेष का आधार है जातियां, और जातियां और द्वेष जो है ये वर्ण में है, और वर्ण का और जातियों का आधार है शास्त्रों में है। तो बाबा साहब कहते हैं शास्त्रों की आज्ञा को आपको भूलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। और फिर जब आप कोई चीज को खत्म कर दोगे जड़ से, तो आप नई चीज को एक्सेप्ट करोगे। तो इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ये बुद्धिज्म का एंट्रेंस गेट है। जब तक हम लोग इस गेट से गुजर नहीं जाते, लेकिन इस गेट को पहले हमारे मन में स्टैब्लिश करना है। हमको 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण हमारे मन में करना है,
और जब हम करेंगे तो ही हम वो पुराना कल्चर है वो पूरा ध्वस्त कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो इसका ये 22 प्रतिज्ञा के गेट से अगर हम एंट्री करते हैं बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस और लिबर्टी ला सकता है। तो ये लोकतंत्र का जो बेसिक रूल है, वन मैन वन वैल्यू का, यही चीज उनको नहीं चाहिए जो कि आज सत्ता में बैठी हुई है। इसीलिए वो लोग 22 प्रतिज्ञाओं को आज पकड़े हैं। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को क्यों पकड़ा? और दूसरी बात ये भी पकड़ी है कि याद रखना, कल का परसों का स्टेटमेंट है आपके मुखिया का, उसने कहा कि गणपति और लक्ष्मी का जो फोटो है वो करेंसी पे आना चाहिए। बात जहां जहां पर उठकर निकल कर आ रही कि बाबा साहब की तस्वीर नोटों के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध, प्रसिद्ध और प्रमाणित है, क्योंकि इस देश का इकोनॉमिक धोरण बाबा साहब ने तैयार किया। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने पूरी आइडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रखी है। बाबा साहब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेन थीम है वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट का मेन प्रिंसिपल है बाबा साहब का ग्रोथ एंड डिविडेंड। इसका मतलब हमारा आर्थिक विकास करना चाहिए और उस आर्थिक विकास को डिविडेंड में, लाभांश में आखिरी इंसान तक बांट देना चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट का इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल है ये बाबा साहब की थियरी का है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट भी बाबा साहब के विचारों से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है वो भी बाबा साहब ने दिया है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी की तीनों की बातें संविधान देता है। और कल्चरल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुद्धिज्म की थ्योरी हमारे पास बाबा साहब ने दी है। यही बात सबसे बड़ी रुकावट है। आपको मैं यहाँ पर आगाह करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि मुस्लिम धर्म को जो अपोज करते हैं ये नाम मात्र है, उनका अंतिम हेतु वो नहीं है। उनका अंतिम हेतु है अम्बेडकरिज्म का, बुद्धिज्म का अपोज करना। और ये थ्योरी उन्होंने अब शुरू की है। अभी तो आपको इमोशनल किया गया था मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब उनकी आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि उनको एक ही विचारधारा वाले दो पार्टियां सत्ता में चाहिए। एक अपोजिशन में रहेगा तो दूसरा पावर में रहेगा, फिर आगे जाके उल्टा हो जाएगा। दोनों तरीके की जो पार्टियां होगी वो एक ही विचारधारा की होगी, लेकिन एक का विरोध करने के लिए 5 साल वो काम करेगी, फिर वो सत्ता में आने के बाद दूसरी उसका विरोध करने के लिए सत्ता में आएगी। और गुमराह किया जाएगा इस देश के समन संगी SC ST OBC समाज को। हमको ये बात आज समझनी चाहिए। इसीलिए हमको एक व्यक्ति का नेतृत्व हमने स्वीकार करना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए अभी तो खतरा है। क्योंकि जब तक हम लोग कॉमन डिसीजन नहीं लेंगे, और कॉमन डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले हमको इकट्ठा आना पड़ेगा। और इकट्ठा आने के लिए बाबा साहब ने हमारे हाथ में दो चीजें दी है, एक संविधान दिया है और बुद्धिज्म की थ्योरी दी है। ये दो थ्योरी के ऊपर अगर हम आज से काम करते हैं और इनकी चालों को जल्दी से जल्दी अगर हम पहचान लेते हैं, तो इनको हम केवल 2-3 साल में उद्ध्वस्त करा सकते हैं, जो कि 2000 साल का फाइनल अल्टीमेटम हमारे सामने है। इसीलिए वी द पीपल समन संघ का हर साथी अपने जिंदगी का सारा समय, अपने जिंदगी के सारे काम अलग रखकर इसी चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि वो दिल से चाहता है कि ये सारी चीजें तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं आते। और इकट्ठा आने से ही हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। इकट्ठा आने से इतना बड़ा दुनिया का बेहतरीन संविधान है, वो अगर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा तो हमारी हालत 10 साल में दुरुस्त हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत के संविधान के ऊपर और बाबा साहब की बेसिक फिलॉसफी के ऊपर ये देश अगर चलता है, तो 10 साल में ये देश, अभी तो चौथे 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी स्टेटस है दुनिया में। अगर बाबा साहब की थ्योरी के ऊपर अगर हम लोग गंभीरता से चलते तो 10 साल में हम लोग चाइना और USA को भी उनको पछाड़ सकते हैं, नंबर 1 बन सकते हैं। इतनी ताकत हमारे देश में है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस है। सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा है पॉपुलेशन। बहुत दिन तक हमें लगता था कि पॉपुलेशन हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी एनर्जी भी है। इस बात को बाबा साहब ने भली अच्छी ढंग से समझ लिया था, लेकिन हम पिछले 70 साल से नहीं जानते हैं, नहीं सोच रहे और इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हम उल्टी दिशा में काम करें। हमको जाना दिल्ली है,
लेकिन हमने चेन्नई का रास्ता पकड़ा है, तो हम कैसे जाएंगे? इसीलिए हमको इकट्ठा आना होगा। इकट्ठा आने से ही सारे रास्ते मिलते निकलते हैं। जब हम इकट्ठा आ जाएंगे और जिसकी सोच जैसी होगी, कोई इकोनॉमिक फील्ड में काम करना चाहेगा, कोई पॉलिटिकल फील्ड में काम करना चाहेगा, कोई एजुकेशन फील्ड में, कोई कल्चर में, और कोई एक आध भिक्खु बनना चाहेगा, कुछ भी रिलीजन का धर्म का काम करना चाहेगा, हर एक को दिशा मिलेगी। और हर दिशाओं, हर इंसान की दिशाओं की जड़ संघ में होगी। संघ उसको दिशा दे सकता है, संघ उसको टारगेट दे सकता है, संघ उसको असाइनमेंट दे सकता है, उसके ऊपर वो काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको एक होना होगा। आज लोग अगर आने वाले 2 साल में अगर हम इकट्ठा नहीं होते हैं, तो दूसरी पार्टी आएगी जो 10-15 साल का पूरा राशन लेकर आई है, पूरा जो आपको डिस्टर्ब करने का सारा कुछ तरीका ढूंढकर वो लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। तो फिर 5 साल 10 साल में एक रखेंगे, दूसरा फिर टर्न करके फिर रखेंगे, और इस तरीके से आने वाले 10-15 साल में हमको खत्म भी कर सकते हैं। और संविधान अगर हमारे हाथ से निकल जाता है, तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? आज संविधान होते हुए भी हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार होते हैं, संविधान नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो सोचने के परे की बात हो गई है। इसीलिए बाबा साहब की इस बात को हमको गंभीरता से सोचना है, और उससे पहले एक ही काम करना कि बाबा साहब के, बुद्ध के, या जितने भी हमारे महान समन संगी है, इनके विचारों के ऊपर अगर हम गंभीरता से चलना चाहेंगे, तो हमको सबसे पहले इकट्ठा आना पड़ेगा। इकट्ठा आने से, एक होने से ही हमारी जीत होने वाली है। बहुत सारे उदाहरण बार बार देते हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर समन संगी जितने भी साथी है, वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताते हैं, दिल से बताते हैं, और इतनी तन्मयता से बताते हैं कि उनको वो पता चल गया कि किसी बीमारी का औषध, किसी बीमारी का इलाज, किसी बीमारी की दवा क्या है। तो सारी बीमारियों की दवा है संघ में इकट्ठा आना, संघ में एकत्रित होना, और बाबा साहब की, बुद्ध की, और सारे हमारे समन संगियों की बातों को गंभीरता से समझना। इतनी बात भी अगर हम समझ लेंगे, और इसको नहीं ज्यादा तो कम से कम 2 साल तक जिंदगी के सारे कामों को, सारे हमारे टारगेट्स को बगल में, बाजू में रखकर अगर हम एक ही काम करते हैं, तो हम जरूर जीतते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, हमारे 500 लोगों ने 28,000 लोगों को खत्म कर दिया था, परास्त कर दिया था। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जुनून था, जीतने का जुनून था, और कुछ कर जाने की अहमियत थी। वो मेरे पहले व्हाट्सएप पे, हार का कुछ इसके हासिल नंबर से करने मेरे का व्हाट्सएप पे कुछ डाल। हौसला उनके मन में था, इसीलिए वो 500 लोग जीत गए थे। हमें अब तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी आज जो है आधुनिक दुनिया में, हमारी बुद्धिमत्ता को अगर हम ठीक ढंग से काम करते हैं, तो सारे मेजर, सारे मीडियम हमारे सामने हैं, इन मीडियम को यूज करते हैं, तो हम जीत सकते हैं। लेकिन जीत का सारा कुछ सोल्यूशन हमारा एकता में है, सॉलिडेरिटी में है। और ये सॉलिडेरिटी हमको संविधान देता है, धम्म की फिलॉसफी देती है, बाबा साहब, बुद्ध, फुले, पेरियार और इनकी थियरी में सारा कुछ निर्भर है। सिर्फ जरूरत है हमको तहे दिल से इकट्ठा आने की, सारे कुछ काम को छोड़ करके एक ही चीज पर काम करने की। इकट्ठा आना है, एक होना है, और जीतना है, और जीत कर हमको राज करना है, सारी कुछ चीजों को हमको अचीव करना है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। जय संविधान।
आज संघ ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपना कॉन्सेप्ट दूं और मेरे कॉन्सेप्ट में दो बातें शामिल रहेगी। पहली तो एक विषय विशेष की बात है और दूसरे नियम की बात भी है। दोनों में मिक्स करके मतलब बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं या कोई किताब को लिखते हैं या कोई भवन बनाते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं या कोई रिसर्च करते हैं या कोई और नया काम हमने शुरू करना होता है, तो हमारे पास कम से कम 3 बातों का या 3 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। और उसमें सबसे पहला है कि उस काम को शुरू करने के लिए हमारा लक्ष्य क्या है, या उस किताब को पब्लिश करवाने के लिए, किताब को लिखने के लिए हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। दूसरा, यदि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं या जो हमने काम शुरू किया है उसको हम पूरा करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमारी दिशा सही होनी चाहिए। और तीसरी बात, यदि हम करें कि उस काम को पूरा करने के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। यदि 3 बातें हमारे पास नहीं है तो शायद हम उस काम को पूरा ना कर पाए। तो इन 3 बातों का होना बहुत आवश्यक है। हम हर रोज इस जूम मीटिंग में आते हैं, पिछले 18 महीनों से ये मीटिंग चल रही है और इस लगातार जूम मीटिंग में आते हैं और 8 बजे से और 11 बजे तक इसमें जुड़े रहते हैं। तो हम क्यों जुड़ते हैं, ये बात बीच बीच में आती रहती है। हमारा इसमें जुड़ने का लक्ष्य क्या है। और जब बहुत सारे जो समन संगी जो हैं फील्ड में जाते हैं तो वो दूसरे लोगों से जब मिलते हैं तो उनसे जो लोग मिलते हैं वो पूछते हैं कि ये जो नया कॉन्सेप्ट आपने निकाला है तो इसका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो यदि हम सीधी सीधी ये बात करेंगे वी द पीपल समन संघ का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ पर जुड़ने का है जो 4 क्षेत्रों में हमने अपने आप को सुदृढ़ करना है। पहला क्षेत्र उसमें है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने आप को सुदृढ़ करना है। तीसरा क्षेत्र है हमारा राजनीतिक क्षेत्र और चौथा क्षेत्र हमारा है आर्थिक क्षेत्र। जब कोई भी समाज या कोई भी सोसाइटी इन 4 क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक 4 क्षेत्रों में सुदृढ़ होती है तो वो लंबे समय तक अपने वजूद को बनाए रखती है। तो इस प्रकार से ये सुदृढ़ता हमें चाहिए। तो इस सुदृढ़ता के लिए हम इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और लगातार जोड़ने और जुड़ने का काम हम लगातार कर रहे हैं। तो ये सुदृढ़ता हमने क्यों बनानी है, इन 4 क्षेत्रों में हमने सुदृढ़ता क्यों बनानी है या मजबूती क्यों बनानी है, क्योंकि यह हमारे वजूद की लड़ाई है। हम अपने वजूद की लड़ाई को जीतना चाहते हैं। हम अपने आप को, हमारे समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं या हम मुख्य धारा में होने चाहिए, इसके लिए हम मतलब बातचीत कर रहे हैं। हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे किसी प्रकार का भी कोई क्षेत्र हो, उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम अपने हक और अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, जिन पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। और इससे जुड़ने से, यहाँ पर जुड़ने से हमारा संख्या बल बढ़ रहा है, लगातार संख्या बल बढ़ रहा है और जिसका संख्या बल बढ़ता है उसकी बात को माना जाता है। और यदि हमारा संख्या बल ज्यादा बढ़ जाता है या बढ़ता रहेगा तो हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा और जब हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा तो हम उन 4 क्षेत्रों में अपने आप को सुदृढ़ कर पाएंगे, जो 4 क्षेत्र है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी समाज की जो सफलता की चाबी है वो राजनीतिक मेरा ये माइक ठीक कर लूं। आवाज आ रही है सर? योगेंद्र सर, योगेंद्र सर आ रही है सर, आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है सर, साफ आ रही है। यहाँ मैं बात कर रहा था कि 4 क्षेत्रों में हमने अपने आप को मजबूत करने के लिए हम इस समन संघ, वी द पीपल समन संघ में हर रोज आते हैं और लगातार 3 घंटे हम इस पर बातचीत करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और जो अनुभवी व्यक्ति हैं उन अनुभवों को हम सुनते हैं और अपने जहन में उतारते हैं और जो इसकी विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम अपने जहन में उतारते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। और ये लगातार हम कर रहे हैं। यह जो समन संघ है, यह कोई आज का समन संघ नहीं है, यह बहुत पुराना है, गौतम बुद्ध से पहले का ये संघ है
और कुछ विद्वान साथियों ने, कुछ सीनियर साथियों ने इसको दोबारा से तरोताजा किया है और जोड़ने और जुड़ने का कार्य हम लगातार इसमें कर रहे हैं। जब तक हम इसको लगातार एक ही दिशा में यदि हम काम करते रहेंगे, जो हमारी दिशा है, इसको इसी कॉन्सेप्ट की जो दिशा है, तो हमारी जीतने की जो संभावना है बढ़ती रहेगी। अब तक बहुत सारे संगठनों, जैसे अभी AK सिंह सर कह रहे थे, बहुत सारे संगठनों ने यहाँ पर काम किया है, जिनसे कुछ काम तो हुआ है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं मिल पाई है, क्योंकि 70 सालों तक भारत आजाद हुए तो 70 सालों तक वो संगठन काम करते रहे, फिर भी हमारे हक और अधिकार जाते रहे। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण सीधा सा ये रहा कि उन्होंने काम तो किया, लेकिन निरंतरता में काम नहीं किया। दूसरी बात और कहें, उन्होंने काम किया, लेकिन अलग अलग दिशाओं में काम किया, उनकी दिशा एक दिशा नहीं रही। जब भी इस प्रकार से कोई भी मुद्दा हमारे सामने आता है, कई बार इस प्रकार के जो संवेदनशील मुद्दे हमारे सामने अचानक से आ जाते हैं और वो सभी संगठन अलग अलग समय में काम करते हैं, अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। यदि वो सभी संगठन एक ही दिशा में और एक ही समय में यदि काम करें, तो हम उस अचानक आने वाले जो मुद्दे हो, उससे हम निपट पाएंगे और उसमें हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे। समन संघ वही कार्य कर रहा है, लोगों को जोड़ने और जुड़ने का कार्य कर रहा है, अपने संख्या बल को बढ़ा रहा है, ताकि अचानक कोई भी आपदा, किसी प्रकार की आपदा, किसी भी समय, कोई 8:30 बजे आकर दूरदर्शन पर आकर या लोगों के सामने इंटरनेट पर आकर 8:30 बजे बोल देता है कि कल से ये होने वाला है, तो उसका हमारे पास, हमारे संगठनों के पास कोई तोड़ नहीं है। यदि हमारे पास एक ऐसा संघ हो कि यदि कोई 8:30 बजे आकर, यदि इस प्रकार की कोई बात, रात में 8:30 बजे आकर बात, इस प्रकार की कोई बात बोल ले, उससे हम निपटने के लिए तुरंत विदिन 10 मिनट में हम इकट्ठे हो जाएं और एकदम से पोर्टल पर आ जाए, या हमने जहाँ गली में, सड़क पर यदि हमने आना हो, तो सारे पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी 10 मिनट में ही मैसेज ये फैलाना हो, तो हमारे पास एक नेटवर्क का होना जरूरी है। तो वो नेटवर्क हम यहाँ पर हम बना रहे हैं, और नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत सारे समन संघी जो है लगातार काम कर रहे हैं और तन्मयता से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने और जुड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो जो नए साथी जुड़े हैं, उनको ये बात पता चल जानी चाहिए कि हम इस कॉन्सेप्ट से या इस समन संघ में हम क्यों आए हैं और क्यों जुड़ रहे हैं। जिन जिन संगठनों ने काम किया, उन्होंने एक दिशा में काम नहीं किया और एक ही समय में काम नहीं किया, उन्होंने अलग अलग दिशा बनाई, और उस अलग अलग दिशा से उनकी जो जीत की जो गारंटी उनको नहीं मिल पा रही है, हम देख रहे हैं। समय समय पर जो विरोधी ताकतें हैं, वो हमारे हक और अधिकारों पर कुठाराघात कर रही हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये हमारा लक्ष्य हुआ जोड़ने और जुड़ने का। दूसरी बात है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारी सुदृढ़ता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें जो सुदृढ़ता है, उसमें अपनी जीत को पक्का करने के लिए एक दिशा का होना बहुत जरूरी है। और उस दिशा के लिए जब हम एक दिशा में चलेंगे, एक ही रास्ते पर चलेंगे, एक ही रास्ते पर चलने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे पास नियम नहीं होंगे, तो हम एक रास्ते पर हम लगातार लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, और जब लगातार और लंबे समय तक एक दिशा में नहीं चल पाएंगे, तो हमारी जीत की कोई गारंटी नहीं रहती। मिलेगी जीत, यदि मिलेगी तो आधी अधूरी जीत मिलेगी, और जिससे जो विरोधी ताकतें हैं फिर हमारे ऊपर भारी हो सकती है, जिस प्रकार से पहले भी भारी होती रही है। और वो जो नियम है, हमारे पास जो नियम है, उन नियमों की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो समन संघ के जो 10 नियम है, उन 10 नियमों में जल्दी में पढ़ना चाहूंगा। पहला जो नियम है, केवल इसमें समण ही आ सकते हैं, इसमें बमण नहीं आएंगे। जो समण में कौन आता है? SC, ST, OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, वो इस संघ में आते हैं, समण संघ में आते हैं, तो वो सभी समण है। और इसी प्रकार से जो बमण जब इसमें घुसेगा, तब इसको भी खंडित करेगा। पहले भी इसी प्रकार से बात रही कि बहुत सारे जो बमण लोग हैं इस समण संघ में घुसे हैं और उन्होंने इसको कमजोर किया, इसको भी खंडित किया है। दूसरा, इसमें चंदा कभी नहीं लिया जाएगा, और चंदा इस प्रकार से जब हम नहीं ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना चंदे के, बिना अर्थ के या बिना धन के कैसे कोई काम संभव हो सकता है। देखिए, जो लोग इसमें पूरे कमिटेड हैं और उन्होंने अपने आप को समण संघ के प्रति समर्पित कर दिया है,
और जो इसमें आ रहे हैं, विचारधारा में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो अपना खर्चा खुद कर, अपने ऊपर होने वाला जो खर्चा है वो खुद करते हैं। चाहे उनका खाने का खर्चा हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का खर्चा हो, या जहां पर भी जो मीटिंग चल रही है या जहां पर भी जो संगीता चल रही है, उसका किराया का जो खर्चा हो वो खुद वहन करते हैं। वो किसी से चंदा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि जो हम पोर्टल पर बात कर रहे हैं, इसमें जो खर्चा होता है, तो जितने भी कमिटेड जो समण संघी है वो उसका खर्चा वहन करते हैं। किसी से कोई चंदा, कोई पर्ची नहीं लेते। इस प्रकार से इसमें चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। तीसरा जो नियम है, जाति का अभ्यास इसमें नहीं है। जितने भी साथी इस समय जुड़े हैं, इसमें 133-34 साथी जुड़े हैं, जितने भी साथी इसमें जुड़े हैं और पहले जुड़ते रहे हैं। जैसे शनिवार को हमारी संख्या 500 के आसपास होती है या 500 से पार होती है, तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, कोई भी समण संघी दूसरे समण संघी से जाति की बात नहीं करता है और ना ही अपनी जाति बताता है, ना दूसरे से पूछता है। और जब जब जाति हमने नहीं पूछी और इकट्ठे हुए तो हमारी जीत हुई है। 2 अप्रैल 2018 को एक भी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से जाति नहीं पूछी, वह किस जाति का है और किस संगठन का है, ये बात नहीं पूछी। जो मेरे आगे व्यक्ति चल रहा है, मैंने उससे हाथ लगा के ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हो, और जो मेरे पीछे था उसने मेरे से नहीं पूछा, मेरे साइड वाले बगल वाले से ने इस प्रकार से जाति नहीं पूछी। जब हमने जाति छोड़ दी और हम इकट्ठे हुए तो हमारी जीत सुनिश्चित हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पे जाति का अभ्यास नहीं किया जाता है। तीसरा जो चौथा नियम है, केवल इसमें संघवाद चलता है। संघवाद को छोड़कर कोई और वाद इसमें नहीं होता। ना कोई क्षेत्रवाद होता है, ना कोई भाषावाद होता है, ना कोई भाई भतीजावाद होता है, और ना किसी और प्रकार का वाद इसमें होता है। केवल संघवाद होता है। जो संघ बात कहता है वही बात इसमें मानी जाती है और वही आदेश सबसे ऊपर होता है। और पांचवा नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला इसमें नहीं होता। ना इसमें कोई पद होता है, जिस प्रकार से कोई नेता है, कोई सेक्रेटरी है, कोई जो खजांची है या मतलब कैशियर है, और इसी प्रकार से कोई प्रधान है, इस प्रकार से इसमें कुछ नहीं होता है। ना इसमें कोई प्रतिष्ठा होती है। किसी की भी प्रतिष्ठा का ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सभी लोग इसमें बराबर हैं। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मिट्टी खोदने वाला, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, और चाहे वह प्रोफेसर है, चाहे वह एडवोकेट है, और चाहे वो डॉक्टर है, और चाहे IAS है। तो इस प्रकार से वह वो सभी पद को बाहर छोड़ के तभी संघ में आता है। तो इस प्रकार से इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात इसमें नहीं होती। ना इसमें कोई मंच होता है और ना इसमें माला की बात होती है। जब जब हम मंच और माला की बात करते हैं तो उसमें एकदम से बुराइयां आ जाती हैं। जो नीचे बैठे होते हैं वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं, और जब मंच पर बैठे होते हैं अपने आप को सुपीरियर महसूस करना शुरू करते हैं, तो उनमें दूरी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को यहाँ पर छोड़ दिया। पद प्रतिष्ठा मंचमाला का इसमें अभ्यास नहीं होता। इसमें संघ पंजीकरण कभी नहीं होगा। न तो किसी व्यक्ति का पंजीकरण इसमें होगा और न ही संघ का पंजीकरण करवाया जाएगा। जब जब पंजीकरण होता है उसके तुरंत बाद फिर कोई ऑफिस खोलना पड़ता है और तुरंत बाद उसमें पैसा आना शुरू होता है, जो झगड़े की जड़ होता है। और जब पैसा आता है तो फिर उसका ऑडिट करवाया जाता है, और जब ऑडिट करवाता है तो फिर कोई ना कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगते हैं, उसके ऊपर लांछन भी लगाए जाते हैं। तो इसलिए सबको खत्म करके इसका पंजीकरण है ही नहीं। जब पंजीकरण नहीं है तो ये सारी बातें नहीं होती। संघादेश सबसे ऊपर, छठा जो नियम है संघादेश, संघ का जो आदेश है वो सबसे ऊपर ले आता है, उसको पहले माना जाएगा। और जो पारिवारिक है, जो भाई भतीजे की बात है या कोई और दूसरी बात है, वो बाद में मानी जाती है। तो संघ का आदेश है वो सबसे पहले माना जाएगा। ये संघ का आदेश हुआ तो ये हमने करना ही है। इसीलिए लोग कमिटेड होकर पिछले 18 महीने से इस पोर्टल पर आ रहे हैं और कभी भी एक दिन का भी गैप इसमें नहीं हुआ, क्योंकि संघ का आदेश है। तो 8वां नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं आएगा। संघ अपने आप राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन इसका कोई भी समण संघी इसमें अपनी सीख कर, संघ के नियमों को सीख कर, जानकर, और जो हमारी विचारधारा उसको समझकर वह संघ राजनीति में जा सकता है। वह भी संघ से आदेश लेकर राजनीति में जा सकता है। और जब संघ आदेश उसको कहेगा आप जा सकते हैं, संघ की मर्जी है उसको सहयोग करे ना करे। सहयोग ना करने वाली बात क्यों आती है? क्योंकि यदि वह संघ की विचारधारा को वहां छोड़ देता है तो संघ उसका सहयोग करना नहीं करे, तो ये उसके ऊपर है। और यदि संघ की विचारधारा को लेकर चलता है तो संघ की मर्जी है, उसका मतलब सहयोग कर सकता है। 9वां नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यदि कोई व्यक्ति संघ को घात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, उसको नीचा दिखाने की या उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है, तो उसकी वापसी दोबारा संघ में कभी नहीं होगी। और 10वां नियम है कि जो उपरोक्त 9 नियम है वो इसका आधार है, वो इसको जोड़े रखेंगे।
और इस संघ को चलाएंगे, यही एक दिशा में चलने के नियम है, तो इनको कभी अमान्य नहीं किया जाएगा और इनको कभी खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी बात आती है कि संघ की जो दूसरी जो बात है, एक दिशा में काम करने की बात है। तो एक दिशा में लगातार यदि हम काम करते रहते हैं तो हम अवश्य उसमें सफल होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है निरंतरता की बात आती है, जो मैंने पहले बात की थी। यदि किसी भी काम को निरंतरता से किया जाए तो उसमें सफलता मिलने की पूर्ण रूप से गारंटी होती है। उसको हम छोटे-छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से बूंद-बूंद से सागर भरता, ये तो सभी हम कहते रहे हैं, सुनते रहे हैं। लगातार बूंदें आती रहती है तो सागर भर जाता है। और इसी प्रकार से और छोटी यदि हम बात करते हैं तो यदि लगातार 2-3 दिन तक बरसात यदि होती रहे, लगातार होती रहे, तो हमारे जो घरों की जो छतें हैं वो भी कई बार टपकने लगती है, क्योंकि निरंतरता होती है। और यदि अचानक से बहुत सारी ज्यादा, उससे भी ज्यादा जो लगातार बारिश हो रही थी, उससे ज्यादा बरसात हो जाए और थोड़े समय के लिए हो, तो उस समय हमारी जो छतें नहीं टपकती हैं। और उसमें जरूरी नहीं है कि सभी खेतों में पानी आ सके। दूसरी बात यदि हम यहाँ पर किसी लकड़ी को काटने के लिए या किसी पेड़ को काटने के लिए लगातार आरी को चलाना पड़ता है। यदि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन को यदि हम आरी नहीं चलाएंगे, तो वह लकड़ी दोबारा फिर, या वो जो पेड़ है दोबारा फिर रिकवर कर जाएगा और उसका जो कटा हुआ जो भाग है वो दोबारा फिर से भर जाता है। और तीसरा यदि हम उदाहरण देखते हैं, यदि हमने कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई मंजिल बनानी है, कोई महल बनाना है और कोई बड़ी इमारत बनानी है, तो उसमें निरंतरता में हमने काम करना पड़ेगा। या हमने कोई भवन बनाना है तो निरंतरता में काम करना पड़ेगा। जब जब हम निरंतरता में काम करेंगे तब तब सफलता की गारंटी है। और यदि हम निरंतरता में काम नहीं करते, जो हम भवन बना रहे थे, यदि हम निरंतरता में काम नहीं करते, लोग उसकी ईंटों तक उठाकर अपने फर्श में, अपने घर के फर्श में लगा लेते हैं और उसका जो मटेरियल पड़ा होता है वह भी चोरी होने लगता है कि मैंने निरंतरता में काम नहीं किया। और कई बार तो उसका मटेरियल है हवा में, मतलब जैसे रेत, सीमेंट इत्यादि है, वो हवा में उड़ भी जाता है। तो इस प्रकार से, और जब हम निरंतरता में काम करेंगे तो उसके भवन के बनने की, लाइब्रेरी की, संसद भवन की बात करें, चाहे किसी और बड़ी इमारत की बात करें, तो वह अवश्य पूर्ण होगा और वह मतलब हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से निरंतरता में काम करना बहुत आवश्यक है। और निरंतरता यदि हम बात करें, तो जब हम लगातार निरंतरता में काम करें तो काम तो होगा ही, हम सफल होंगे ही, लेकिन कितनी जल्दी सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। उसको भी छोटे-छोटे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई किताब पढ़नी है और किताब के पेज है 200 पेज की किताब हमने पढ़नी है। यदि हम 2 पेज हर रोज पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में 100 दिन लगेंगे। गारंटी है पूरी कि किताब पढ़ी जाएगी, लेकिन 100 दिन उसमें लगेंगे। कोई व्यक्ति कहता है 100 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए। यदि आपने 20 दिन पढ़नी है तो आपने उस गति को तेज करना होगा कि वह उस पेज 2 की बजाय आप 10 पेज हर रोज पढ़ेंगे। और यदि आपने उसको 4 दिन में पढ़ना है तो 50 पेज आपने हर रोज पढ़ने पड़ेंगे। और यदि हमने उसी किताब को, 200 पेज वाली किताब को 2 दिन में पढ़ना, तो हमने और गति तेज करनी पड़ेगी। 1 दिन में हमने 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तो 2 दिन में ही सफलता हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुदृढ़ता को हमने प्राप्त करना है, हमने अपने वजूद को बनाए रखना है, हमने अपने हक और अधिकारों की रक्षा करनी है और हमने मुख्य धारा में अपने आप को लाना है, तो हमने एक लक्ष्य ये बनाना है और उसी लक्ष्य में एक दिशा में काम करना है और निरंतरता में काम करना है। उस निरंतरता के साथ-साथ हमने अपनी गति को भी बढ़ाना है और जैसे-जैसे हम अपनी गति को बढ़ाते रहेंगे, हम बहुत जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जितने भी समर संगी इसमें जुड़े हैं और जो लगातार जुड़ते रहते हैं, उन्होंने अपनी गति को बढ़ाना पड़ेगा। अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बताना है और तेजी से बताना है। हर एक शहर में हर छुट्टी के दिन एक फिजिकल संगीत करनी है और जो हमारा श्रवण ग्रंथ छपा है उसको हर एक हाथ तक बहुत जल्दी पहुंचाना है, ताकि ज्यादा लोग उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें और हमारे साथ जुड़ सकें और जोड़ने और जुड़ने का कार्य बहुत तेजी से हम कर पाए, जिससे हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, अपने हिस्से का हम काम कर पाए। ये इन बातों के साथ आप जुड़े और जोड़ें और लोगों को भी जोड़ें और निरंतरता में और बहुत तेजी से जोड़ें। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपने मेरे को ध्यान रखा। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर सर, ये समर संघ हमारा जो है और पूरे भारत में अपना
प्रचार प्रसार चालू हो गया और काफी अच्छा चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम गौतम बुद्धा, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, हमारे जितने महापुरुष हैं उनके सिद्धांत को लेकर के, और खास करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जो भी विचारधारा है उस पर हम चल रहे हैं। तो उसमें बाबा साहब का जो एजुकेशन को आगे बढ़ाने का जो योगदान था, उसमें छत्रपति साहू जी का हम कभी नहीं भूलेंगे। तो आज उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज भारत के सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनके निकटता बनाई रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने में आदेश दिए। साहू जी महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज उठाई थी। इन गतिविधियों के लिए महाराज साहू जी महाराज को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और साहू जी महाराज ज्योतिराव फूले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्य शोधक समाज फूले द्वारा गठित संस्था के संरक्षण भी रहे। और छत्रपति साहू जी यशवंत राव साहब का जो जन्म था 26 जुलाई 1874 में हुआ मुंबई में। और छत्रपति साहू जी के उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटके था। और छत्रपति साहू जी का बचपन का नाम यशवंत राव था। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रथम के दूसरे पुत्र वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर के राज करते थे और ब्रिटिश षड्यंत्र के और अपने ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा आनंदीबाई अपने जागीरदार जयसिंह राव आबा साहब घाटके के पुत्र जसवंत राव को मार्च 1984 में गोद ले लिया। बाल्यावस्था में ही जसवंत राव को साहू जी महाराज की हैसियत से कोल्हापुर की रियासत की राजगद्दी की संभावना संभालना पड़ा। यद्यपि राज्य का नियंत्रण उनके हाथ में काफी समय बाद अर्थात 2 अप्रैल सन 1894 में आया था। आपको बता दें कि छत्रपति साहू जी महाराज का विवाह बड़ौदा के मराठा सरदार खानविकर की बेटी लक्ष्मीबाई से हुआ था। छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा की बात करें तो साहू जी महाराज की शिक्षा की तो उनकी दीक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय और धारावाड़ में हुई थी। वे 1894 में कोल्हापुर की रियासत के राजा बने। उन्होंने देखा कि जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा है, अतः उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए योजना बनाई और उस पर अमल किया। और छत्रपति साहू जी महाराज ने दलित और पिछड़े जाति के वर्ग के लोगों के लिए विद्यालय खोले, छात्रावास बनाए, उसमें उनकी शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उस वर्ग के लोगों को इनका विरोध किया। ये छत्रपति साहू जी महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक यह कह दिया कि आप शूद्र हैं और शूद्र के को वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति साहू जी महाराज ने इस सारे विरोध पर डटकर के सामना किया। स्कूल और छात्रावासों की जो है स्थापना किया। मंत्री ब्राह्मण हो या राजा भी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राजा की कुर्सी पर केवल वैश्य या फिर शूद्र बैठा हो तो दिक्कत होती थी। छत्रपति साहू जी महाराज क्षत्रिय नहीं थे, शूद्र मानी गई जातियों में आते थे। कोल्हापुर रियासत के शासन प्रशासन और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व का निसंदेह उनकी अभिनव की पहल थी। और छत्रपति साहू जी महाराज ने सिर्फ
यही नहीं क्या आपत्ति, उन्होंने पिछड़ी जातियों समेत समाज के अन्य वर्गों मराठा, महार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य मुस्लिम, जैन सभी के लिए अलग अलग सरकारी संस्थाएं खोली और पहल की। साहू जी महाराज का जो शिक्षा में योगदान था, इसी के चलते जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जब नाम उनके सामने आया, तो वो जो है साहू जी महाराज के साथ लेकर के साहू जी महाराज और सियाजी राव गायकवाड़ के यहाँ बड़ौदा गए और वहाँ उन्होंने स्कॉलरशिप की जो है सिफारिश की, और उनके वजह से ये बाबा साहब को जो है स्कॉलरशिप मिला, और उसके वजह से बाबा साहब जो है को फॉरेन में जाकर के उच्च शिक्षा लेने का जो है अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये श्रेय जो है साहू जी महाराज पर जाता है, और आज भी वो आरक्षण के जनक माने जाते हैं। सन 1902 में के मध्य में साहू जी महाराज इंग्लैंड गए हुए थे, और उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी किया कि कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन में 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज इस आदेश को कोल्हापुर के ब्राह्मण जैसे गाज गिर गई। एक उल्लेखनीय कि 1894 में जब साहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उसी समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन के कुल 71 पदों में से 60 पद पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद में 500 पदों में से मात्र 10 पर ही गए ब्राह्मण थे। साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर देने का उपलब्ध कराने का कारण सन 1912 में 95 पदों में ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी, और 1903 में साहू जी महाराज ने जब कोल्हापुर की स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। कोल्हापुर के महाराज द्वारा अगस्त 1863 में प्रसारित एक आदेश के अनुसार कोल्हापुर के स्थित मठ के शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी के नियुक्त से पहले महाराजा की अनुमति लेनी थी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश की दरकिनार करते हुए शंकेश्वर मठ के रहने चले गए, और जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था। 23 फरवरी 1903 में शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी नियुक्त की थी, और नए शंकराचार्य लोकमान्य गंगाधर तिलक के करीबी थे। 10 जुलाई 1905 को इन्हीं शंकराचार्य ने घोषणा की, चूंकि कोल्हापुर भोसले वंश की जागीर रही, जो कि क्षत्रिय घराना था, इसलिए राज गद्दी के उत्तराधिकारी छत्रपति साहू जी महाराज स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय हैं। ये इनकी सेवा कार्य रहा, और इनके चलते ही जो है मैंने जो जिक्र किया था कि भीमराव बाबा साहब के मददगार बने, ये छत्रपति साहू जी महाराज ही थे, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने में अहम भूमिका अदा की थी। इसलिए आज उनका जो है हम याद कर रहे हैं। और जो बाबा साहब ने मूक नायक समाचार पत्रिका जो प्रकाशन किया था, उसमें भी महाराजा ने जो है सहायता की। महाराजा के राज्य में कोल्हापुर के अंदर ही दलित पिछड़ी जातियों के दर्जनों पर समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, और सदियों से जिन लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं था, और महाराजा के शासन में ये बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और छत्रपति साहू जी का निधन जो है 10 मई 1922 मुंबई में हुआ, और महाराज के पूर्ण विवाह की कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज और किसी महाराज के मन में दलित के वर्ग के प्रति गहरा लगाव था, और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय दिए थे वो इतिहास में याद किए जाएंगे।